नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल का जो युद्ध है वो लगातार खिंच तो रहा है, लेकिन कोशिशें ये भी हो रही हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। और ये कोशिशें हो रही हैं उनकी तरफ से जिन्होंने पहले ईरान पर हमला किया, यानी इसराइल और अमेरिका। ईरान भी तैयार है, लेकिन ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो शर्तें उनको मानना अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल है। पर क्या कुछ इस युद्ध में अभी तक जो कुछ हो रहा है, लगभग 2 हफ्ते बीतने को हैं। अमेरिका और इसराइल को शायद उम्मीद रही हो कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी ख़त्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। और ना ही इन दोनों देशों के जो मकसद थे आक्रमण करने के लिए, वो भी कहीं से पूरे होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ सुरक्षा, रक्षा और सामरिक मामलों के जानकार सी उदय भास्कर रेड्डी साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और ये जानने की कोशिश करेंगे सर, सबसे पहले आपसे हम, कि ऐसा लग रहा था, जो दावा कर रहे थे इसराइल और अमेरिका दोनों ही, की लड़ाई बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि पिछले साल का अनुभव ऐसा नहीं बता रहा था, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत ये लड़ाई, ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 हफ्ते बीतने को है, अभी भी ख़त्म होने के कगार पर दिख रही है। तो क्या इसके पीछे क्या है? ईरान की रणनीति का अंदाज़ा नहीं था अमेरिका और इसराइल को, या फिर कुछ और इसके पीछे वजह? जिस प्रकार से अभी युद्ध जो चल रहा है वहां पे आने वाले शनिवार को 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। 3 हफ्ते पूरे नहीं, हम तीसरे हफ्ते में जाएंगे, सॉरी जी। हाँ। और जैसे आपने पहले कहा है कि अमेरिका और इजराइल के मन में जो उन्होंने असेसमेंट किया था जंग शुरू करने से पहले, कि ये जल्द से जल्द 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, अभी ये स्पष्ट है कि उनका अंदाजा सही नहीं था। और मुझे लगता है कि इसके कई कारण हैं। सबसे पहले एक ये कि अमेरिका की तरफ से जो उन्होंने असेसमेंट किया था, जो समीक्षा किया था ईरान के बारे में, ईरान की क्षमता के बारे में और स्थिरता के बारे में, वो गलत निकला है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब जंग शुरू हुआ था, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे ऐलान किया था कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगा और हमारा उद्देश्य है रेजीम चेंज। उन्होंने आयतुल्लाह खामने, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, एक प्रकार से उनका असैसिनेशन हुआ था, हत्या हुआ था। यह भी एक प्रकार से बिल्कुल गैर कानून है, परंतु उन्होंने कदम लिया था। और जैसे वेनेजुएला से उन्होंने उनके राष्ट्रपति और पत्नी को जो उठा के ले गए थे, उसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि तुरंत वो आयतुल्लाह खामनेई साहब को हटा देंगे और उनके जगह जो अमेरिका के लिए सही था और उनके मनपसंद का कोई लीडर को वहां बिठाएंगे। और पहले 24 घंटों में यह भी बातचीत चल रहा था कि ईरान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं और ईरान के आम नागरिक जो आयतुल्लाह खामनेई साहब के हुकूमत से जो असंतुष्ट थे, कि उनको प्रोत्साहित करेंगे रेजीम चेंज करने के लिए। परंतु पूरा पलट गया, क्योंकि खामनेई साहब के मौत के बाद उनके ऊपर एक प्रकार का शहादत का जो पूरा, आप कह सकते हैं कि उनका जो उनके बारे में जो धारणा थी, उससे पहले वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, सुप्रीम लीडर थे, परंतु ईरान के अंदर हर एक 2-3 साल के बाद प्रोटेस्ट हो रहा था उनके पूरे हुकूमत के समय में, और लोग उनके हुकूमत से बहुत असंतुष्ट थे। खास औरतें के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने कानून लगाया था, आपको याद होगा 2 साल पहले बहुत भारी प्रोटेस्ट हुआ था जब एक कन्या की मौत भी। परंतु ये मौत अमेरिका के हाथ, उनके मौत के बाद उनको शहादत का एक प्रकार से जो कहते हैं ना कि छवि मिल गई। और उससे ईरान के अंदर जितने भी लोग थे जो सहमत भी नहीं थे उनके हुकूमत से, एक सॉलिडारिटी पैदा हो गया। तो रेजीम चेंज की वजह से ईरान के अंदर रेजीम कंसोलिडेशन हो गया और तुरंत हफ्ते बाद खामनेई साहब का जो लड़का है उनको उन्होंने सुप्रीम लीडर चुन लिया है। तो अर्थात ये कि आयतुल्लाह खामनेई के खत्म होने के बाद भी रेजीम में एक कंटिन्यूटी है। उसी नाम के उनके लड़के को अभी उन्होंने सुप्रीम लीडर बना दिया। तो ईरान का जो अंदरूनी जो इस वक्त माहौल है वो बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ है
वही हमको रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का, वो असफल रहा है। साथ साथ इजराइल ने भी यही सोचा था कि नेतन्याहू साहब का जो अंदरूनी राजनीतिक जो उनकी कंपल्शन है कि एक हफ्ते में जल्दी खत्म हो जाएगा, और उनके लिए बड़ा विजय होगा कि उन्होंने ईरान को नष्ट कर दिया। दोनों गलत निकले। कारण मेरे मन में, मेरा जो व्यक्तिगत राय यह है कि अमेरिका और इजराइल ने शायद ईरान की जो अंदरूनी सामरिक संस्कृति जो है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक कल्चर कहते हैं जी, उसको शायद सही प्रकार का अंदाजा नहीं किया था, क्योंकि अभी वहां पे रिजॉल्व या इनके बीच में जो सॉलिडारिटी है वो पैदा हो गया है अमेरिका के खिलाफ। और बार बार अंदरूनी जो संवाद है, ईरान के अभी नौजवान जो है उनका, जो मैं सोशल मीडिया पे कभी कभी हमें झलक मिलता है देखने के लिए, उनका कहना लहर यही है कि हम वही देश हैं, वही मुल्क है जो इराक के साथ, आपको याद होगा शीत युद्ध के समय पे 8-9 साल हमने झेला था। उस वक्त अमेरिका ने इराक को समर्थन दिया था, हमारे ऊपर केमिकल वेपन का प्रयोग किया था, तभी भी हम उतने नहीं। तो लगता है कि अभी वो जो असेसमेंट था अमेरिका और इजराइल का गलत निकला है, उसकी वजह से ये जंग जो है, मुझे लगता है कि तीसरे हफ्ते में भी ये आगे बढ़ने की संभावना है। जी, ये जंग आगे बढ़ने की संभावना है। दो चीज़ें सर आपने भी ये बात कही है कि यानी जो असेसमेंट है वो दोनों असेसमेंट गलत साबित हुए अमेरिका और इसराइल के। एक तो उनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है, वहाँ पर जो खामेनेई साहब की सत्ता है, वहाँ की सरकार है, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको भी शायद ये लोग नहीं समझ पाए। उनको लगा कि हम खामेनेई को मार देंगे तो शायद ईरान पर हम अपना बैठा लेंगे, वो नहीं हो पाया और निश्चित तौर पर उसको नहीं समझे। दूसरी ओर ये भी है कि उनकी जो, अगर देखा जाए तो जो मिलिट्री पावर है, इसको भी समझने में गलती की है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ईरान न केवल अपना बचाव कर रहा है बल्कि अटैकिंग पोजीशन में अब दिखाई पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से अगर वो लड़ता रहा, या अमेरिका और इसराइल अभी अपनी जो पूरी पावर है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? या फिर ईरान की जो ये मिसाइल और ड्रोन की पावर है, इसको बहुत हल्के में उन्होंने लिया है? ये बात सही है साहब, आपने जो मुद्दा उठाया है, ये जो सैनिक पहलू है, ये भी बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूंगा कि खास एक लक्षण है ईरान का, जिसका अंदाजा शायद अमेरिका और इजराइल सही नहीं कर पाए। कि कई सालों से ईरान के अंदर एक प्रकार का तैयारी चल रहा था कि जब अमेरिका के साथ जंग होगा, उसके लिए जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिसको कहते हैं, ईरान ने उसका सबक, मैं समझता हूं कि काफी अच्छी तरह से उन्होंने समझ लिया है। और आपको याद होगा पिछले साल जिस प्रकार से इजराइल ने उनके ऊपर हमला किया था जी, ईरान के एयर डिफेंस को उन्होंने भ्रष्ट कर दिया था, और पूरा एक प्रकार से ईरान बहुत दबाव के अंदर आ गया था। मुझे लगता है कि उसके बाद उनकी जो प्लानिंग है वो काफी सही प्रकार से करके उन्होंने ये ड्रोन और मिसाइल जो क्षमता उनके पास है, उसको उन्होंने पूरे ईरान को अंदर फैला दिया था अलग अलग जगह पे, ताकि एक जगह पे हमला करने से उनकी जो सैनिक क्षमता है रिस्पांस की, चाहे वो ड्रोन का हो या मिसाइल का हो, वो पूरा खत्म नहीं हुआ था। तो इसलिए अभी पिछले 3-4 दिनों में जब से जंग का जो इंटेंसिटी बढ़ा है, ईरान ने यह साबित किया है कि वो अमेरिका के जो बेसिस हैं, चाहे वो बहरीन में हो, कुवैत में हो, यूएई में हो या इजराइल में, वो उसके ऊपर टारगेट कर सकते हैं अपने मिसाइल और ड्रोन को प्रयोग करते हुए। इतना कि अभी अमेरिका के जो लड़ाकू विमान है, खास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी अमेरिका ने थोड़ा पीछे कर दिया है, हटा दिया वहां जंग के क्षेत्र से, ताकि किसी प्रकार के उनके लिए नकारात्मक प्रभाव ना पड़े उनके ऊपर। तो ये बात सही है कि ईरान की जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की जो तैयारी है, और जिस प्रकार से उन्होंने उनके पास जो भी आर्सेनल है, चाहे वो ड्रोन का हो या मिसाइल का, जो उन्होंने प्रयोग किया है, जिस प्रकार से प्रयोग किया है, वो भी काफी चतुराई से किया है। इसलिए जंग जो है तीसरे हफ्ते में जाने की, जैसे मैंने पहले कहा, संभावना है। अर्थात ये कि अमेरिका और इजराइल ने जिस प्रकार से अपने एयर पावर को प्रयोग किया था, मिसाइल्स का प्रयोग किया था,
उसे पूरा ईरान के जो रिस्पॉन्ड का क्षमता है उसको वो खत्म नहीं कर पाए। जी बिल्कुल। और इसको एक ये अगर जिस तरह से ईरान अभी कह भी रहा है, कुछ मैं देख रहा था अभी 3-4 दिन पहले अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट भी आई थी कि इसी इंटेंसिटी से अगर ईरान लड़ता रहा तो अभी भी वो कम से कम 3 महीने तक लड़ाई लड़ सकता है। अभी ईरान का भी ये दावा है कि हम तो 6 महीने तक लड़ाई लड़ सकते हैं, 10 साल तक लड़ सकते हैं। तो इसको क्या अमेरिका भी इस लड़ाई को इतनी लंबी लड़ने की उसमें स्थिति में है? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बन रहा है, वहाँ पर उनके तमाम जो सीनेटर्स हैं उनके विरोध में आ रहे हैं, वह बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बिना मतलब इस युद्ध में अमेरिका को झोंक दिया है। तो इसको देखते हुए क्या लगता है, क्या ये दोनों ही पक्ष लड़ाई को लंबा खींचने की फिराक में हैं या खींचेगी अपने आप ही, या कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ईरान ने रास्ता निकालने के लिए जो शर्तें रखी हैं वो तो बड़ी मुश्किल शर्त है कि अमेरिका और इस्राइल अगर उन्हें मान लेते हैं, और अगर मान लेते हैं तो एक तरीके से उनकी हार हो जाएगी। बात सही है सर कि इस वक्त मुझे लगता है कि खास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री वहां के जो नेतन्याहू साहब हैं वो ईरान के जो नेगोशिएशन के जो कंडीशंस है वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और ईरान ने खुद कहा कि हम नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए हमें कोई जल्दी नहीं है, आप लोग सोच के अपना प्लान बनाइए। जिस प्रकार से जंग चल रहा है, अमेरिका के जो डिफेंस एक्सपर्ट उन्होंने यही कहा कि अमेरिका के लिए ये बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो मिसाइल्स और जो क्षमता अमेरिका प्रयोग कर रहा है वो उसका खर्च बहुत ज्यादा बन रहा है। यानी कि एक अंदाजा है कि एक दिन का जो खर्च है वो करीब $1 बिलियन है जी। $1 बिलियन हमारे अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो हम 9,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। अमेरिका के लिए भी इस प्रकार का जो कॉस्ट उठाना काफी मुश्किल होगा। और दूसरी बात यह है कि उनका इन्वेंट्री कहा जा रहा है कि वो सिकुड़ रहा है, चाहे हो या एंटी मिसाइल डिफेंस के लिए जो सामग्री चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसका रिप्लेसमेंट उतना आसानी से नहीं मिल रहा है और उनको दूसरे क्षेत्रों से लेना है। ईरान के तरफ से जो रिस्पॉन्स है, जैसे कहा जाता है कि मान लीजिए कि अमेरिका ने $1 मिलियन का मिसाइल अगर प्रयोग किया है तो उसका सामना जो है ईरान वो $1,000 के ड्रोन से कर रहा है या उस प्रकार का लो कॉस्ट मिसाइल से कर रहा है। तो उसकी वजह से एसिमेट्री कॉस्ट में भी बढ़ रहा है और अमेरिका के लिए भारी पड़ेगा। और अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है कि वो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड वहां नहीं बिठाएंगे, यानी कि अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं उनको ईरान नहीं भेजेंगे। तो मिलिट्री जो उनके पास ऑप्शंस है वो भी एक प्रकार से कम हो रहा है। जिस बात के ऊपर अभी हमें ध्यान देना है कि ईरान ने कुछ और कदम उठाया है, जैसे हॉर्मुज को बंद कर दिया है जी, जहां से तेल की जो व्यापार होता है। यह माना जाता है कि इस वक्त जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग देश हैं वहां के, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, इराक, ईरान, सब के लिए, कतार, ये सब ओमान, उनके लिए ये हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है वो बहुत ही यानी कि क्रिटिकल है। 80% जो इन देशों का एक्सपोर्ट है वो उस रूट से जाता है। जहां पे नॉर्मल डे पे हॉर्मुज में करीब 130 से लेके 140 जहाज आगे पीछे जाते हैं। कोई खाली जाके वो भरते हैं अपना तेल और उसको लेके हॉर्मुज से बाहर आके भारत में वो अपना कार को छोड़ते हैं, या चीन में, जापान, जहां पे भी। पिछले 3-4 दिनों से वो संख्या 0 बन गया है। केवल 2 जहाज गए थे, वो भी ईरान के जहाज गए थे जी। और आपको मालूम है कि एक थाई वाला जो भारत की तरफ, कांडला की तरफ जा रहा था, उसके ऊपर भी हमला हो गया है। तो इस जंग का जो असर है ये केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में नहीं है, उसका जो असर है वो बाकी विश्व के देशों में, खास एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर जो धक्का लगा है, चाहे ऑयल हो या LNG, ये बहुत भारी पड़ने वाला है अगले आने वाले 2-3 हफ्तों में। उससे ऑयल की दाम बढ़ेगी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और उसकी वजह से पूरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ऊपर असर होगा और ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो भी एक प्रकार से बहुत ही भारी तरीके से नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। और बार बार हम इसी बात को हम रेखांकित करते हैं कि भारत की जो डायस्पोरा है
पूरे क्षेत्र में जी कुल मिला के 8 से लेके 9 मिलियन यानी कि 80 लाख के आसपास लोग वहां पे हैं। उनकी सुरक्षा, उनको वापस कैसे लाएंगे? अगर जंग और बढ़ता है जी। तो उनके ऊपर भी असर होगा। तो ये सब भारत के लिए अलग अलग पहलू हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखना है। ये केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान वाली बात नहीं है। हाँ सर, ये यहाँ एक बात आई, आपने भी उसका जिक्र किया कि वहाँ पर मिलियन डॉलर्स की जो है वो मिसाइलें आ रही हैं और उनको यहाँ पर काटने के लिए, उनके तोड़ के लिए कुछ हज़ार डॉलर्स का इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये जो कॉस्ट का जो डिफरेंस है ईरान के उसमें मिसाइलों में, ड्रोन में अमेरिका की, ये किस वजह से है? इनकी इंडिजीनस है, अपने तरीके से इन्होंने बना रखी है, या फिर वो टेक्नोलॉजिकली उतनी साउंड नहीं है लेकिन काम कर रही हैं? इसको थोड़ा सा अगर एक एक्सपर्ट के तौर पर आपसे हम जानना चाहें। सर, अमेरिका ने जिस प्रकार से अपनी तैयारी की है शीत युद्ध के समय से लेके आज तक, उनका एक बहुत ही जो कहता है ना हेवी वेट इन्वेंट्री है। यानी कि उनका हर एक चीज, चाहे लड़ाकू विमान हो, जहाज हो, टैंक हो, या इन्फेंट्री का जो सोल्जर का पर्सनल वेपन हो, जो राइफल है, वो विश्व में सबसे एडवांस्ड है, सबसे तकनीकी दृष्टिकोण से वो कॉम्प्लेक्स है। उसकी वजह से उसका पैर वो भी भारी हो जाता है। अमेरिका विश्व का सबसे जो कहते हैं इकोनॉमिकली नंबर 1 है। इकोनॉमिकली नंबर 1 होते हुए उनके पास जो पैसे जो खर्च करते हैं डिफेंस के ऊपर, वो विश्व में सबसे ऊपर वाले वर्ग पे है। तो जहां बाकी देश, मान लीजिए हम कहते हैं कि $1000 खर्च करेंगे किसी भी आइटम के लिए, अमेरिका के अंदर उनका जो पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जब पूरा वो देख के वो प्रोडक्ट वहां बनता है, तो वो $1000 से लेके $10,000 से ऊपर बन सकता है हर एक आइटम पे, चाहे आप टैंक हो, मिसाइल हो, जो भी है। तो ये एक इनबिल्ट कॉस्ट डिफरेंशियल है। दूसरा, पिछले 20 साल से ईरान के ऊपर ये सैंक्शंस लगाए हुए हैं, अमेरिका के सैंक्शंस पश्चिमी देशों की। तो उनकी एक मजबूरी है कि वो कम पैसों में अपनी क्षमता को बढ़ाएं, और टेक्नोलॉजी की वजह से ये ड्रोन एक बहुत ही खास ऑप्शन बन गया है उन देशों के लिए जिनके पास इतना ना पैसा है, ना उतना टेक्नोलॉजी है। और हम सब जानते हैं कि ड्रोन तो हम शादियों में भी ये प्रयोग करते हैं, ड्रोन को लेके वहां पे फोटो भी लेते हैं। ड्रोन को आप जंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और हाल में ही यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन ने यह साबित किया था कि ड्रोन को कितनी चतुराई के साथ और कितनी इफेक्टिव तरीके से साथ वो इस्तेमाल कर रहे थे रूस के खिलाफ जी। उसी की वजह से, यूक्रेन वॉर की वजह से, पूरे विश्व में ड्रोन वॉरफेयर और एंटी ड्रोन वॉरफेयर एक खास क्षमता बन गया है। और ईरान ने पिछले, जैसे हमने पहले भी कहा है, 10 साल से वो इस जंग के लिए तैयार कर रहे थे अपने आप को, जिसमें वो लो कॉस्ट मिसाइल, लो कॉस्ट जो ड्रोन है, उसको वो अपने इन्वेंट्री में, पूरे ईरान में कहा जाता है उन्होंने अलग अलग जगह पे छोटे ऑपरेशन यूनिट बनाया है। और उनको मालूम भी था कि आयतुल्ला खामेनी को खत्म करने के बाद सारे उनके जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी अमेरिका ने और इजराइल ने किया है। तब भी रेजिम की कंटिन्यूटी है। और उनके नए जो ईरान का जो रिपब्लिकन गार्ड्स है, उनके जो लीडर हैं, उनके जनरल साहब ने, उन्होंने कहा कि हम इस दिन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो हमारे यूनिट्स पूरे इराक में फैले हुए हैं, और अगर हम भी शहादत में हमको भी खत्म कर देते तब भी ये जंग चलेगा, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे से अलग अलग छोटे लेवल, वो सब इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो किसी भी जंग के लिए अमेरिका में मुझे लगता है कि उस प्रकार की दृढ़ता नहीं है जी। क्योंकि अमेरिका में ट्रंप साहब का एक उद्देश्य है, बता रहे हैं कि जो फौजी वो कह रहे हैं कि ये हमारा जंग नहीं है, ये इजराइल का जंग है और हम इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ये रिपोर्ट्स आए हैं, मुझे पता नहीं ये कितना सच है जी। पर ये भी एक एसिमेट्री। तो जब हम एसिमेट्री की बात करते हैं, जो नेशनल सॉलिडारिटी और जो रिजॉल्व है, जो दृढ़ता है, ये भी एक ही बात है कि अगर एसिमेट्री की हैं वो केवल पैरी है और मिसाइल की टेक्नोलॉजी की बात नहीं है,
एयर पावर की बात नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात नहीं है, पर आप जंग में क्यों शामिल हैं? बिल्कुल। आपका क्या उद्देश्य? जी। ईरान के लिए अभी ये डू और डाई वाली बात है। अमेरिका में उस प्रकार का रिजॉल्व नहीं है। आपने अफगानिस्तान में देखा होगा कि जिस प्रकार से अमेरिका ने पूरा अपना सैनिक क्षमता को प्रयोग किया था, कई सारे उनके जो मोराल की बात करते हैं, वो उस प्रकार की कमिटमेंट उस वक्त भी नहीं था, शायद इस वक्त भी नहीं है अमेरिका के आम फौजी के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको एक अलग इसका पर्सपेक्टिव जो है, जिस तरीके से इस लड़ाई में अमेरिका एक तरीके से वो अलग थलग दिखाई पड़ रहा है। उसके जो सबसे करीबी मित्र हैं, यूरोपियन देश हैं, वो बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ रहे हैं ज़्यादातर। और स्पेन है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन से उसको बड़ी उम्मीद थी, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी निराशा भी जताई। दूसरी ओर अगर देखें तो ईरान का पलड़ा कहीं न कहीं इस मामले में भारी पड़ रहा है, क्योंकि रूस और चीन तो कम से कम, उसके साथ टर्की खुले तौर पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये केवल अभी तात्कालिक रूप से इसको देखा जाए, या एक बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स के रूप में भी ये देखी जानी चाहिए? साहब, मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में ये जो सामरिक ढांचा है उसमें बदलाव आ रहा है। तात्कालिक रूप से अगर देखें इस वक्त, मुझे लगता है कि जो भी यूरोप के शक्तिशाली देश, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, वो अंत में आके पक्ष में ही रहेंगे, अमेरिका से दूर नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर आएंगे, जैसे स्पेन के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने दिया है अमेरिका के खिलाफ। उन्होंने कहा कि स्पेन के बेसिस अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाल में ही पिछले 2 दिन की बात है, इटली के अंदर भी जो इटली का पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ सहमति नहीं दे रहे हैं। और जर्मनी हिचकते हुए एक बार कहते हैं कि यह जंग सही नहीं है, पर दूसरी ओर कहते हैं कि हम अमेरिका का समर्थन देंगे, क्योंकि पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। घुमा फिरा के वो अमेरिका का हाथ ही छोड़ रहे हैं। ब्रिटेन का भी वही स्थिति है। परंतु मान लीजिए 1 साल के बाद अगर ये जंग इसी प्रकार से यूक्रेन जैसे लंबा खींचता जाएगा, तो यूरोप के अंदर मुझे लगता है कि एक समीक्षा जरूर होगा कि अमेरिका कितना डिपेंडेबल एलाय है हमारे लिए, और हम किस प्रकार का एक प्लान बी या दूसरा ऑप्शन बना सकते हैं। इस प्रकार का हल्के से इशारे तो हमें दिखाई दे रहे हैं, पर जब तक यूरोप के अंदर एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं होगा, मुझे है कि वो अमेरिका से ज्यादा दूर जा पाएंगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अभी कोई एक स्पष्ट नीति कोई नहीं बनाई हुई है, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो शायद उनको भी रिकंसीडर करना पड़े अपने इन रिलेशंस को। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है सर, वो ये है कि इस लड़ाई को अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से भी दिखाई पड़ रही है, जैसे अमेरिका में ट्रंप के ख़िलाफ़ एक माहौल दिख रहा है, लगातार वहाँ के सीनेटर्स के हम बयान सुन रहे हैं कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और अभी जो ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ है, उसको लेकर भी अब ये साबित लगभग हो गया है कि वो अमेरिका की तरफ से हमला हुआ था। इसको यूरोपियन देश और जो अमेरिका के परंपरागत रूप से सहयोगी देश हैं, क्या इस लड़ाई को ट्रंप की लड़ाई मान रहे हैं या फिर अमेरिका की लड़ाई मान रहे हैं, जो स्टैंड उन्होंने अभी लिया हुआ है? साहब, मोटी बात यह है कि आमतौर पे यूरोप के देश जो हैं वो इसको एक प्रकार से ट्रंप साहब की लड़ाई मानते हैं कि ट्रंप साहब चाहते थे, इसलिए उन्होंने लास्ट मिनट पे जो समझौता हो रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, ओमान के नेतृत्व में जो कतार ओमान ने जो भी प्रयास किया था, लास्ट मिनट में उन्होंने उसको रद्द कर दिया था और जंग का निर्णय ले लिया था। अमेरिका में कई सारे लोग हैं, राजनीतिक लोग ही हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, चाहे वो सेनेटर हो या कांग्रेसमैन, जो इस जंग से वो सहमति उन्होंने नहीं दिया है। और ये भी एक विडंबना है कि ट्रंप साहब ने ये जंग उनके कांग्रेस के बिना मंजूरी का उन्होंने ये कदम उठाया था, जबकि अमेरिका के जो संविधान है, जो कानून है, उसमें बार बार यही कहा जाता है, डिक्लेयरिंग वॉर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कांग्रेस, राष्ट्रपति का नहीं है। पर उन्होंने
अपना एक इमरजेंसी पावर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये जंग का ऐलान कर दिया है। तो अमेरिका के अंदर जरूर एक प्रकार का, मैं कहूंगा, हल्का सा ऑपोजिशन तो है, परंतु अमेरिका का जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पास, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप है, इतनी पावर होती है। और ये भी हमको मानना पड़ेगा कि जब वो राष्ट्रपति बने थे, करीब 8 करोड़ अमेरिकी नागरिक उन्होंने ट्रंप साहब के लिए अपना वोट दिया था। वो भी एक लोकतांत्रिक देश है। अर्थात जो बार बार हम मागा लॉबी की करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रंप साहब के सपोर्टर्स हैं, उनकी संख्या काफी है। तो जो भी ट्रंप साहब कहते हैं, जिस प्रकार का शब्दकोश करते हैं, इंसल्ट करते हैं, चाहे वो दूसरे देश के लीडर हो, नेता हो, या ईरान के खिलाफ जो उन्होंने शब्दकोश का प्रयोग, उसके बावजूद अमेरिका के जो मेन सपोर्ट बेस है ट्रंप साहब का, वो अपने ही पटरी पे है। और उसका जो गैर जिम्मेदारी तरीके से अमेरिकी जो सैनिक क्षमता है, वो उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो ये अमेरिका की एक अंदरूनी लक्षण है। देखना है, अभी नवंबर में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन आएगा, उससे हमें अंदाजा होगा, एक इशारा होगा कि अगर उनका जो सपोर्ट बेस है, क्या वो सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है, और उससे शायद अमेरिका के अंदर अपने ईरान में भी कुछ परिवर्तन या बदलाव आने का हम आशा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल ये आपसे कि जो भारत का स्टैंड है इस पूरे मामले में, और उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत आरोप लग रहे हैं कि जो भारत की अपनी परंपरागत विदेश नीति है उसको बिल्कुल किनारे कर दिया है, और ये जो भी इस समय नीति दिखाई पड़ रही है वो कहीं ना कहीं अमेरिका परस्त है। तो क्या जो भारत सरकार का जो स्टैंड अभी तक है, बस ये आपका ओपिनियन, चूँकि आप काफ़ी कुछ आपने स्टडी किया हुआ है, जान रहे हैं, लंबा अनुभव है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या यही स्टैंड रखना चाहिए था या इससे अलग रखना चाहिए था? साहब, अगर हम समीक्षा करें जी, जब से जंग था फरवरी 28 तारीख को, तब से लेके आज तक भारत के लिए बहुत सारे थे, क्योंकि पहले तो अपने रास्ते आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि ट्रंप साहब नाराज हैं तो उनको खुश करने के लिए हम कुछ करें या ना करें, वो लिए प्रमुख या प्रथम कारण नहीं। भारत के लिए, किसी भी देश के लिए अपने राष्ट्रीय हित को समझाना वो दायित्व बनता है। तो उस राष्ट्रीय हित में, जैसे हमने पहले भी कहा है, भारत के जो डायस्पोरा है, जो वहां पे है, उनकी जो सेफ्टी, सुरक्षा रखना, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, और तीसरा भारत के वहां पे जितने भी बाकी देश हैं, वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया में, हमने बहुत, मैं कहूंगा, नाजुक तरीके से एक प्रकार का सहमति रखा था, जहां की भारत के संबंध अरब देशों के साथ भी सही था, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन वगैरह। दूसरी ओर हमने इजराइल के साथ भी अपना रिश्ते सही रखा था, और ईरान के साथ भी अमेरिका के दबाव के बावजूद हमने ईरान के साथ पॉलिटिकल रिश्ता सही प्रकार से रखा था, ये हमला से पहले। जहां तक मेरे व्यक्तिगत अंदाजे में यह है कि शायद हम ईरान के साथ जो हमदर्दी है, जिसको एम्पैथी कहते हैं, इस जंग में, तो उसमें हमारे तरफ से कुछ कमी जरूर हुई है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि आयतुल्लाह खामेनी जो हैं, वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। एक प्रकार से वो पोप भी थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म या फेथ में हम पोप की बात करते हैं, जो वेटिकन में बैठते हैं। साथ साथ उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनके पास राजनीतिक एक प्रकार का भी था, उस इसलिए सुधर कहा जाता था, और सारे निर्णय के अलावा वही लेते थे। जब ऐसे एक व्यक्ति जो कि सुप्रीम करीबी देश है, ईरान के साथ हमारे प्राचीन संबंध, बार बार हमारे देश में लोग कहते हैं कि नहीं, खामेनी साहब भारत के खिलाफ थे, कश्मीर में उन्होंने कुछ टिप्पणी अलग दे दिया था, कहीं और कुछ अलग टिप्पणी दे दिया था, और इससे वो कहते थे कि ये भारत के पक्ष में नहीं थे। मैं कहूंगा वो गलत है, नहीं है। आप एक आध टिप्पणी को लेके किसी देश के बारे में का ना आरोप करना चाहिए, ना भारी सामरिक दृष्टिकोण से निर्णय लेना चाहिए। इतना प्राचीन जो सभ्यता है वहां पे, उनके साथ जो हमारे संबंध रहे हैं, अगर उनके सुप्रीम लीडर
इस प्रकार से असैसिनेशन होता है, भारत को 3-4 दिन लगे। हम हिचक रहे थे, हमने एक कॉन्डेमनेशन का जो कहते हैं ना कॉन्डोलेंस का भी स्टेटमेंट नहीं दिया। हम ये नहीं कह ट्रंप साहब को कंडेम कीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो हरकतें हैं उससे भारत को बहुत संभाल के रहना चाहिए। ये टैरिफ वाला जो है, वो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लीडर हैं, कल सवेरे उठ के कहेंगे हम 90% कर देंगे। उससे हमारा पूरा जो इकोनॉमी है, ट्रेड है, वो यानी कि उस प्रकार का उथल पैदा होगा, भारत के लिए भारी संकट होगा। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि हम जानबूझ के उनके खिलाफ कुछ बातें करें, पर हम ईरान के साथ हमदर्दी जरूर जता सकते थे। और ये देखिए, जैसे वो ईरान का जो जहाज है IRIS दीना जी, उसको अमेरिका ने जब उसके ऊपर हमला किया था, उसके बाद भी मेरा व्यक्तिगत राय ये कि हम हिचक रहे थे। जी हाँ, हमने सीधा ये नहीं कहा कि उन्होंने हमसे शरण नहीं, उन्होंने हमसे मंजूरी मांगा था कि 3 जहाज यहां भेजेंगे। वो भी कुछ देरी के बाद जी संसद में इसके बारे में कुछ बयान दिया गया था। ये हिचक मैं कहूंगा कि भारत के लिए इसमें शोभा नहीं था। ईरान के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग, अगर आप ग्लोबल साउथ के लीडर और नेतृत्व की बात करते हैं, लोग आसानी से नहीं, बार बार कहा जाए हमारे समाज में भी, किसी के शादी के लिए अगर बुलाते हैं या किसी का मौत हो जाता है शोक जताने के लिए, अगर आप जाते हैं, नहीं जाते हैं, लोग जरूर याद करते हैं, सालों बाद याद करते हैं। तो जब देशों के बीच में हम रिश्तों की बात करते हैं, मुझे भारत के नागरिक होता कि ईरान के साथ हमको थोड़ा सा हमदर्दी जरूर, हमको उस प्रकार का कदम उठाना चाहिए था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए, हमसे बात करने के लिए। बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दी, बहुत सारी चीज़ों को समझने में मुझे भी मदद मिली है। ज़ाहिर तौर पर हमारे दर्शकों को भी मदद मिलेगी आपकी बातों को। बहुत लंबा अनुभव है सी उदय भास्कर जी का है, और काफ़ी इस पूरे मामले में सुरक्षा को लेकर, सामरिक मामले को लेकर और आर्मी के अलग अलग सेक्टर्स को लेकर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पढ़ा है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।